एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल और कर्नाटिक वार, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष अथवा कर्नाटक की लड़ाई। अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि इस कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण बच्चों व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। दोनों ही कंपनियां व्यापार को लेकर लड़ बैठी थी। इंडिया में दोनों अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी सुप्रमेसी स्थापित करना चाहती थी, यानी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया में सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी, यानी सुप्रमेसी स्थापित करना चाहती थी, जिसे लेकर दोनों कंपनियां इंडिया में लड़ बैठी थी। वैसे इन दोनों कंपनियों के अलावा यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश सरकारों में भी आपस में नहीं बनती थी। ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारें यूरोप में अक्सर लड़ा करती थी। एक ऐसा ही मौका यूरोप में भी आ गया। यूरोप में 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुआ था, यानी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंस विलियम का सपोर्ट ऑस्ट्रिया के लिए किया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने मारिया थेरेसा का सपोर्ट ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए किया। दोनों यूरोप में दोनों कंट्री ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन को लेकर लड़ाई स्टार्ट कर दिया। जब इन दोनों देशों में यूरोप में लड़ाई स्टार्ट होती, तो ये दोनों कंपनियां जहां जहां भी होती, आपस में दोनों कंपनियां लड़ बैठी थी। इंडिया में भी यह कंपनियां आपस में लड़ बैठी, जिसकी वजह से 1746 से 48 के बीच में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल लड़ा गया था। तो मेन कॉज यही था। 3 लड़ाई लड़ी गई है, 3 आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटिक वार लड़ा गया है, लेकिन तीनों का कॉमन कॉज अगर देखा जाए तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा था। लेकिन फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या इसको फर्स्ट कर्नाटिक वार भी कहते हैं। प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष या प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह अगर पूछा जाए तो यह लड़ाई 1746 से 1748 के बीच में इंडिया में लड़ा गया था। लेकिन बच्चों इसका कारण अगर आपसे पूछा जाए, इसका कॉज अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट का, तो इसका कारण होगा ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई। यह इसका मेन कॉज था, और यह लड़ाई 1740 में यूरोप में स्टार्ट हुआ था। इस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों सरकारें लड़ रही थी। तो जब यूरोप में कोई लड़ाई स्टार्ट होती, तो वह जहां जहां दोनों कंपनियां थी वहां वहां लड़ने लग जाती थी। लेकिन इंडिया में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल 1746 में स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया में तनाव तो पहले से था। इंडिया में तनाव तो पहले से ही था। पहले वाले में आपको पता होगा, फर्स्ट लड़ाई में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड डुप्ले था, जोसेफ फ्रेंकवाइज डुप्ले इसका पूरा नाम था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था।
तो इसका नाम अगर आप देखें, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का यह इंडिया में गवर्नर था। और वैसे तो ब्रिटिश कंपनी की तरफ से मेजर स्ट्रेंजर लड़ा था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव इंचार्ज था बच्चों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में इंचार्ज था, लेकिन मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस लड़ा था, जो कि इसका सेनापतित्व किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस था। ये ध्यान दें, इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी का इंचार्ज था इस समय, लेकिन इस लड़ाई में, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में, ब्रिटिश कंपनी का सेनापतित्व मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस ने किया था। तो इस तरह से इंडिया में ये लड़ाई इस समय स्टार्ट हुई थी, जबकि यूरोप में इस समय से युद्ध चल रहा था। इंडिया में थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ। अब देखिए, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, यानी लॉर्ड डुप्ले भी कह सकते हैं, इसने क्या किया, इसने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोडोनोस को बुलाया। ला बोडोनोस अपनी नेवल पावर लेकर भारत में आया, हिंद महासागर में आया, मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया, और कुछ ही दिन में मद्रास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी पर 2 दफा हमला किया, पहली बार 1745 में, दोबारा 1746 में, लेकिन दोनों बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी को कैप्चर करने में नाकाम रही। जबकि डुप्ले के द्वारा मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोडोनोस को बुलाने के बाद डुप्ले की पावर काफी स्ट्रांग हो गई, और जल्द ही मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोडोनोस अपनी स्ट्रांग नेवी पावर लेकर आया, समुद्र की तरफ से मद्रास को घेर लिया। कुछ ही दिन में मद्रास में सेंट जॉर्ज फ्रांसीसियों के पास आ गया। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुआ, युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ। यह युद्ध आगे भी लड़ा गया है। कैसे? डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को प्रॉमिस किया था कि वह मद्रास अंग्रेजों से जीतकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को दे देगा। ये कंप्रोमाइज डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से किया था। चूंकि मद्रास अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से छीना था। अब जब डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, अंग्रेजों से मद्रास को छीन लिया, तो मद्रास अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच, यानी फ्रेंच गवर्नर के बीच तनाव पैदा हो गया। दोनों के बीच सेंट थॉमस नामक स्थान पर, या इसको सेंट टॉमे भी कहते हैं, सेंट टॉमे नामक स्थान पर 1748 में सेंट टॉमस नामक स्थान पर एक लड़ाई लड़ा गया। इसको सेंट टॉमे की लड़ाई भी कहते हैं। इस लड़ाई में डुप्ले के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना ने अनवरुद्दीन के अंडर में 10,000 से बड़ी सेना को बुरी तरह से हराया। इसलिए इस लड़ाई को कर्नाटक की लड़ाई भी कहते हैं। चूंकि इस लड़ाई में 1746 में डुप्ले ने मद्रास को छीन लिया था। वैसे आपको बताएं, जो ला बोडोनोस आया था, मॉरिशस का गवर्नर, ला बोडोनोस ने मद्रास को कैप्चर करवा लिया था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी से रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को दे दिया था। डुप्ले नहीं माना था, मद्रास पर पुनः कब्जा कर लिया। बाद में डुप्ले मद्रास को अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया था। तो लड़ाई कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के बीच लड़ा गया था। फिर
तो 1746 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहां का मॉरिशस का गवर्नर बच्चों, मॉरिशस, मॉरिशस जानते ही हैं, का गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर लाबोडोनोस, ये था मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर लाबोडोनोस, मद्रास पर कब्जा कर लिया। कुछ ही पल में मद्रास फ्रांसीसियों के अधीन आ गया था, लेकिन इसने, लाबोडोनोस ने कुछ रिश्वत लेकर मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया। डुप्ले नहीं माना। डुप्ले फ्रेंच गवर्नर था, इसने मद्रास को फिर से कैप्चर कर लिया। रिकैप्चर्ड, रिकैप्चर्ड मद्रास। अब यहां तो अंग्रेज हार गए 1746 में, शुरू में ही अंग्रेज बहुत जल्दी ही हार गए। यह लड़ाई बच्चों आगे जब बढ़ी तो इस लड़ाई में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने 1748 में द बैटल ऑफ सेंट टॉमे या सेंट थॉमस, सेंट टॉमे या सेंट थॉमस की लड़ाई अब देखिए, इस लड़ाई में लॉर्ड डुप्ले डिफीटेड अनवरुद्दीन, ये था नवाब ऑफ कर्नाटका। तो सेंट थॉमस की लड़ाई में डुप्ले ने अनवरुद्दीन को हराया था। अब देखिए, सेंट थॉमस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन आपको बताएं कि मद्रास के पास बाद में सेंट जॉर्ज, जो मद्रास के पास था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था बाद में। मद्रास पर तो इनका कब्जा था फ्रांसीसियों का, डुप्ले के पास था, अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अनवरुद्दीन डुप्ले के बीच लड़ाई लड़ा गया। सेंट थॉमस पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, लेकिन सेंट जॉर्ज पर अंग्रेजों का ही कब्जा था, बाकी मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो इस तरह से यह लड़ाई बच्चे 1748 में, इस लड़ाई में अगर आप देखें तो यह लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई थी इंडिया में। लेकिन आपको बताएं कि 1748 में ही यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन खत्म कर दिया एक्शला शेपल की संधि के द्वारा। यह समझौता यूरोप में हुआ था, एक्शला शेपल की संधि। तो बच्चों, इस संधि के द्वारा, एक्शला शेपल की संधि के द्वारा, यह संधि थी बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट। यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच यह समझौता हो गया। इस संधि के द्वारा, एक्शला शेपल की संधि के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मारिया थेरेसा को, यानी फ्रेंच सपोर्टेड मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। तो यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्शला शेपल संधि के द्वारा। तो एक्शला शेपल संधि यूरोप में हुआ, जिसके द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध को समाप्त कर दिया और फ्रेंच सपोर्टेड मारिया थेरेसा को
फ्रेंच सपोर्टेड मारिया थेरेसा, मारिया थेरेसा, यह फ्रेंच सपोर्टेड थी। इसको उत्तराधिकारी मान लिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रेंच प्लेसेस को लौटा दिया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश प्लेसेस को लौटा दिया, अर्थात समझौता कर लिया। इसी समझौते को भारत में भी लागू किया गया और मद्रास वापिस अंग्रेजों को दे दिया। मद्रास फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया था। तो जब यूरोप में समझौता हो गया तो उसी समझौते को इंडिया में फॉलो किया गया। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल समाप्त हो गया, लेकिन डुप्ले बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। वह जल्द ही अंग्रेजों को इंडिया से भगाना चाहता था। इसलिए डुप्ले ने क्या किया, इंडिया में अंग्रेजों को हराने के लिए बहाने ढूंढने लगा, मौके ढूंढने लगा। अंत में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले को मौका भी मिल गया। एक तो हैदराबाद का निजाम उल मुल्क का देहांत 1748 में हो गया था। दूसरा, कर्नाटक का नवाब, जो कि फ्रांसीसियों का दुश्मन था ही, डुप्ले का दुश्मन भी था। डुप्ले का दुश्मन अनवरुद्दीन भी बन गया था। तो डुप्ले ने क्या किया, अनवरुद्दीन के खिलाफ डुप्ले ने अनवरुद्दीन के खिलाफ डुप्ले ने चांदा साहब की बहनोई का सपोर्ट किया। चांदा साहिब अर्थात चांदा साहिब का सपोर्ट अनवरुद्दीन के खिलाफ किया गया। तो एक तो उसको कर्नाटक के लिए चांदा साहब मिल गया और दूसरा हैदराबाद के लिए मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किया। तो डुप्ले, चांदा साहिब, मुजफ्फर जंग तीनों ने तिकड़ी बना लिया। तो इंडिया में उसको सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल का बहाना मिल गया बच्चों। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट करना हो तो, फिर आगे हम आपको चले बताएं। ठीक है, तो बच्चों दूसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हमने आपको लास्ट में बताया था। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कब से कब तक लड़ा गया, तो 1746 से 1748 तक फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल लड़ा गया था। 1746 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था और 48 में जाके समाप्त हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के डुप्ले ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था और मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था। लेकिन फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मद्रास कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को देने का प्रॉमिस किया, लेकिन दिया नहीं, जिसकी वजह से नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के मध्य में युद्ध स्टार्ट हो गया। सेंट टॉमे नामक स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। सेंट थॉमस भी कहते हैं या सेंट टॉमे भी कहते हैं। इस लड़ाई में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी सेना को लेकर अनवरुद्दीन की एक बड़ी सेना, जिसके अंडर में 10,000 सेना थी, जिसका सेनापति महफूज खान था, बुरी तरह से हरा दिया था। सेंट थॉमस अंबुर नदी के तट पर है। सेंट थॉमस अदयार नदी के तट पर, सेंट थॉमस अदयार नदी के तट पर था। तो यहीं पर यह लड़ाई लड़ी गई थी। बाद में यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस ने एक्सला शिपेल की संधि के द्वारा यूरोप में युद्ध शांति कर दिया और यूरोप में समझौता हो गया था। एक्सला शिपेल संधि के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लिया गया और इसके अलावा कुछ क्षेत्र फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ क्षेत्र यूरोप में
फ्रेंच के लिए छोड़ दिया। उस संधि का पालन इंडिया में भी किया गया। भारत में मद्रास फिर से अंग्रेजों को वापस दे दिया गया था। तो एक्सला शिपेल की संधि के द्वारा मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस मिल गया था। लेकिन आपको बताएं, डुप्ले की महत्वाकांक्षा शांत नहीं हुई। डुप्ले बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह अंग्रेजों को जल्दी हराकर इंडिया से भगाना चाहता था। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के लिए इंडिया में उसने कारण क्रिएट किया, या इंडिया में उसके लिए कारण क्रिएट हो गया। दरअसल इंडिया में क्या कारण था इसका, वो आप देखें। इसका कारण बच्चों इंडिया में ही मिल गया था। तो यहां पर आपको बताएं, इसका कॉज यानी कारण हैदराबाद। तो हैदराबाद का निजाम, निजाम उल मुल्क 1748 में इसका देहांत हो गया था। निजाम का देहांत हो गया था। निजाम उल मुल्क चिनकुलिस खान था, जिसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था। तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का जब देहांत हो गया, तो इसका सन नासिर जंग और इसका ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग दोनों हैदराबाद के निजाम बनना चाहते थे। तो एक तो कारण यहां मिल गया बच्चों, निजाम के डेथ के बाद हैदराबाद में उसका बेटा, निजाम का बेटा नासिर जंग और उसका ग्रैंड सन मुजफ्फर जंग दोनों हैदराबाद का निजाम बनना चाहते थे। इसमें मुजफ्फर जंग का सपोर्ट डुप्ले ने किया। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का सपोर्ट ब्रिटिश कंपनी करेगी। दूसरा आपको बताएं, कर्नाटक था बच्चों। कर्नाटक, यहां का नवाब अनवरुद्दीन था। और आपको पता है कि अनवरुद्दीन और डुप्ले यानी फ्रेंच गवर्नर के बीच में बनती नहीं थी। डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच बनती नहीं थी, चूंकि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में डुप्ले अनवरुद्दीन के बीच में सेंट टॉमी की लड़ाई हो चुकी थी। दुश्मनी और तेज हो गई थी। अब देखिए, अनवरुद्दीन को हटा करके इसके स्थान पर चांदा साहिब को डुप्ले बनाना चाहता था। बच्चों, चांदा साहिब यह दोस्त मोहम्मद का बहनोई था। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद का बहनोई था। चांदा साहिब दोस्त मोहम्मद का बहनोई था। चूंकि दोस्त मोहम्मद के पूर्वज, दोस्त मोहम्मद का उत्तराधिकारी अनवरुद्दीन था, यानी अनवरुद्दीन के पूर्वज दोस्त मोहम्मद थे। तो दोस्त मोहम्मद का बहनोई भी कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था, जबकि कर्नाटक का नवाब इस समय अनवरुद्दीन था। डुप्ले ने यहां पर क्या किया बच्चों, मुजफ्फर जंग का हैदराबाद के लिए सपोर्ट किया, चांदा साहिब का सपोर्ट कर्नाटक के लिए किया। तीनों ने तिकड़ी बना लिया। कारण देखिए यही था, ध्यान से अगर देखें तो कारण यही है। अब तीनों इकट्ठा हो गए। कौन? डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब, तीनों कंबाइंड हो गए। इन तीनों ने इकट्ठा होकर 1749 में अनवरुद्दीन पर अटैक कर दिया। तीनों ने अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब पर अटैक कर दिया था और कर्नाटक के नवाब को 1749 में अंबर की लड़ाई में हरा कर मार दिया। तो आप ध्यान दें, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को तीनों ने अंबर की लड़ाई में, या अंबर की लड़ाई में
हराया और तीनों ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दिया। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है। 1749 में बैटल ऑफ अंबर, अंबर की लड़ाई, यह कर्नाटक में अंबर है, यही लड़ाई हुई जिसमें तीनों की कंबाइंड सेना डुप्ले, चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग, तीनों की कंबाइंड सेना डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन। तो इस तरह से बच्चों तीनों की कंबाइंड सेना ने अनवरुद्दीन को हराकर मार दिया। आई थिंक इतना तो समझ गए होंगे आप। अब हुआ क्या, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा, यह भागकर त्रिचनापल्ली किले में शरण ले लिया। त्रिचनापल्ली, यहां फोर्ट में जाके शरण ले लिया, त्रिचनापल्ली के किले में जाके छिप गया। त्रिचनापल्ली के किले में शरण ले लिया। ध्यान दीजिए, तीनों ने जब अनवरुद्दीन को हरा के मार दिया तो अनवरुद्दीन का बेटा बचा, भागकर त्रिचनापल्ली किले में चला गया और यहीं शरण ले लिया। त्रिचनापल्ली तमिलनाडु में है। तो इस तरह से त्रिचनापल्ली के किले से मोहम्मद अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र लिखकर मदद मांगी, जबकि इन तीनों की सेनाओं ने त्रिचनापल्ली किले को चारों तरफ से घेर लिया था। अब देखिए, कुल मिला के चांदा साहिब अनवरुद्दीन के स्थान पर चांदा साहिब नवाब बन गया। चांदा साहिब यह कर्नाटक के नवाब बन गए। ठीक है, तो कर्नाटक के नवाब ये बन गए। और बच्चे इसी साल यानी 1749 में तीनों की कंबाइंड सेना ने हैदराबाद के नासिर जंग पर अटैक कर दिया। नासिर जंग हार गया, वह भी मारा गया। नासिर जंग को भी 1749 में मार दिया। नासिर जंग मारा गया। नासिर जंग की हत्या के बाद 1749 में मुजफ्फर जंग यह हैदराबाद के निजाम बन गए। हैदराबाद के निजाम बन गए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इस समय डुप्ले अपनी पावर की चरम सीमा पर था ना। इस समय अगर आप देखें तो डुप्ले की पावर अपनी क्लाइमेक्स पर थी, क्योंकि हैदराबाद में भी सफलता मिल गई, अपना उसका सपोर्टेड मुजफ्फर जंग हैदराबाद का निजाम बन गया, कर्नाटक में उसका अपना सपोर्टेड चांदा साहिब नवाब बन गया। डुप्ले की पावर इस समय अपनी क्लाइमेक्स पर थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने इसमें इन्वॉल्व हुआ, वैसे ही ब्रिटिश कंपनी के इन्वॉल्व होने के बाद डुप्ले की महत्वाकांक्षा धरी की धरी नजर आने लगी। अब देखिए, डिप्लो बड़ा महत्वाकांक्षी था। डिप्लोमैटिक जिसको कह सकते हैं, बड़ा ही डिप्लोमैट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास के गवर्नर के पास त्रिचनापल्ली किले से मोहम्मद अली का एक लेटर आया। उस लेटर में मदद मांगी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास के गवर्नर को डायरेक्ट किया। चूंकि ब्रिटिश कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर इस समय रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के डायरेक्शन पर मद्रास की सेना त्रिचनापल्ली की तरफ कूच किया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि एक सेना त्रिचनापल्ली के किले पर भेजो और दूसरी सेना कर्नाटक की कैपिटल अरकॉट पर भेजो। रॉबर्ट क्लाइव ने एक साथ दो जगह हमले करवाया। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं डिप्लोमेटी।
यही एक डिप्लोमेटिक चाल है। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर एक साथ दो जगह हमला किया जाए, अरकॉट कर्नाटक की कैपिटल पर और त्रिचनापल्ली किले पर, तो स्वाभाविक है कि जो त्रिचनापल्ली किले पर चांदा साहिब और फ्रेंच सेना मोहम्मद अली को घेर रखा है, वहां से कुछ सेना कम होकर के यह सेना अरकॉट को बचाने आएगी। अब जब वहां से सेना कम होगी तो मोहम्मद अली को हम त्रिचनापल्ली किले से निकाल लेंगे। यह सोचकर रॉबर्ट क्लाइव ने एक साथ दो जगह सेना भेजी, कर्नाटक की कैपिटल अरकॉट पर और त्रिचनापल्ली किले पर, जिससे कि त्रिचनापल्ली किले का दबाव कम हो जाए, वहां से मोहम्मद अली को निकाल लें और फिर उसे हम सपोर्ट करें और नवाब बना दें। आपको बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मद्रास गवर्नर को डायरेक्ट किया गया, एक साथ दो दो सेना भेजी गई, दोनों सेनाओं को विजय प्राप्त हुई। यानी फ्रेंच सेना त्रिचनापल्ली में भी हार गई और फ्रेंच सेना अरकॉट को भी नहीं बचा पाई। चांदा साहिब मारा गया, मोहम्मद अली को निकाल लिया गया। मोहम्मद अली को निकाल लिया गया बच्चों, चांदा साहिब मारा गया और कर्नाटक पर मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। मोहम्मद अली ब्रिटिश कंपनी के प्रति लॉयल रहा। तो इस तरह से डुप्ले की महत्वाकांक्षा यहां डिमिनिश हो गई। तो बच्चों यह 1754 में कुल मिला के डुप्ले जो था वो हार गया। तो यह डिप्लोमेटिक चाल काम में आई और यह बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई अंत में ब्रिटिश कंपनी के फेवर में समाप्त हुई। तो यहां पर अगर आप देखें तो रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी, रॉबर्ट क्लाइव वाज अ डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ था। क्लाइव कूटनीतिज्ञ था, एक साथ दो सेना भेजी, अरकॉट पर अटैक करवाया। अरकॉट यह थी कैपिटल ऑफ कर्नाटका और दूसरी सेना त्रिचनापल्ली पर भिजवाया। त्रिचनापल्ली फोर्ट पर तो एक साथ दो दो सेना भेज करके दोनों जगह ब्रिटिश सेना फ्रेंच कंपनी की सेना को हरा दिया था। तो ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड फ्रेंच आर्मी एट बोथ प्लेसेस, दोनों स्थानों पर बच्चों ब्रिटिश सेना हार गई। यानी मतलब हैदराबाद पर नहीं, हैदराबाद पर फ्रेंच कंपनी का अधिकार था। अरकॉट कर्नाटक की राजधानी, त्रिचनापल्ली किले यहां मोहम्मद अली शरण लिया था। तो मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का बेटा, इसको बचाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेटिक सेना, तो ब्रिटिश सेना ने दोनों स्थानों पर विजय प्राप्त किया। ब्रिटिश सेना ने अरकॉट एवं त्रिचनापल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। इस तरह से बच्चों कुल मिला के 1754 में कुल मिला के डुप्ले हार गया। डुप्ले की सेना अरकॉट और त्रिचनापल्ली में हार गई। अरकॉट और त्रिचनापल्ली में हार गई। तो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट था। लेकिन हां अभी भी हैदराबाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था, क्योंकि 1750 में 1750 में एक छोटी सी झड़प में मुजफ्फर जंग मारा गया था। 1750 में मुजफ्फर जंग मारा गया था। मुजफ्फर जंग एक छोटी सी झड़प में
was killed, मुजफ्फर जंग मारा गया, छोटी सी झड़प में मारा गया, छोटी सी झड़प में मारा गया था। लेकिन फिर भी इसके स्थान पर डुप्ले ने इसको अपॉइंट किया था सलावत जंग को, सलावत जंग को इसके स्थान पर अपॉइंट किया गया था। यानी सलावत जंग यह हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही था। सलावत जंग ने मछलीपट्टम मद्रास में, जो कि सलावत जंग के पास था, फ्रेंच कंपनी को दे दिया था। तो इस तरह से 1750 में मुजफ्फर जंग छोटी झड़प में मारा गया। इसका बड़ा पिताजी था, ये सलावत जंग को हैदराबाद में बना दिया। बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच आर्मी रखी गई थी, बुस्सी के नेतृत्व में, बुस्सी यह फ्रांसीसी था, बुस्सी के नेतृत्व में 1 लाख की एक बड़ी सेना हैदराबाद में तैनात कर दिया गया था। तो कुल मिला के बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद का निजाम सलावत जंग अभी भी उसके अंडर में था। लेकिन यह है कि यहां पर बच्चों अर्कॉट में त्रिचनापल्ली में डुप्ले बुरी तरह से फेल हो गया था। अब आप जानिए कि डुप्ले के फ्लॉप होने के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रेंच सरकार ने, ध्यान दें, फ्रेंच गवर्नमेंट ने डुप्ले को वापस बुला लिया, डुप्ले को हार का जिम्मेदार माना, डुप्ले को वापस बुला लिया और डुप्ले के स्थान पर उसकी काउंसिल में एक सीनियर मोस्ट सदस्य था गाडेहू को कार्यवाहक गवर्नर बना दिया। गाडेहू ने 1754 में पौंडचेरी की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि दक्षिण भारत में जो छोटे छोटे रियासतें हैं उनके आंतरिक मामले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगी, उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह समझौता 1754 में हुआ था। 1754 की संधि है बच्चों, द ट्रीटी ऑफ पौंडचेरी। पौंडचेरी की संधि, पौंडचेरी की संधि, और यह संधि आपको बताएं किसके बीच में हुआ था, बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। यही समझौता हुआ था कि दक्षिण भारत के जितनी भी रियासतें उनके आंतरिक मामले में वे हस्तक्षेप ना करें, ना तो फ्रेंच कंपनी हस्तक्षेप करेगी और ना ही ब्रिटिश कंपनी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलें आगे की तरफ। तो बच्चे डुप्ले वापिस चला गया, डुप्ले की महत्वाकांक्षा धरी की धरी नजर आने लगी। डुप्ले ने जो सोचा कि जल्द से जल्द अंग्रेजों को हराकर यहां से भगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेकेंड वाले में डुप्ले हार गया, जबकि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में डुप्ले जीत गया था। तो ज्यादा महत्वाकांक्षा भी बेकार होती है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा भी ठीक नहीं होता है। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं और 1756 से 1763 तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, यानी तृतीय आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, तीसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, या फिर इसको कह सकते हैं थर्ड कर्नाटिक वार। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये बच्चों तीसरा कर्नाटिक वार भी कहलाता है। इसमें भी ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था। लेकिन आपको बताएं इसका कारण क्या था। इसका कारण अगर आप देखें तो यूरोप से आया था। इसके कारण के पीछे अगर आप देखें तो यूरोप में 7 इयर्स वार स्टार्ट हो गया था।
जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों सरकारें आमने सामने थी। यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश सरकारें एक दूसरे के अपोजिट में थी। 7 इयर्स वार यूरोप में स्टार्ट हुआ था। 7 इयर्स वार जब स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों कंपनियां भारत में लड़ बैठी। अब आपको बताएं कि काउंट लाली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फ्लैज गवर्नर बनकर आया, क्योंकि गाडेहू जो था वह डुप्ले के स्थान पर एक्टिंग गवर्नर था, कार्यवाहक गवर्नर था। लेकिन फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसके स्थान पर काउंट लाली को फुल फ्लैज गवर्नर बना के भेजा। काउंट लाली 1 साल की यात्रा के बाद भारत पहुंचा। 1755 में अपॉइंट करके भेजा गया था। 1 साल की यात्रा के बाद 1 साल बाद वह इंडिया पहुंचा। कब? 1756 में। और जब इंडिया में पहुंचा काउंट लाली, तो थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। तो इसका कारण 7 इयर्स वार होगा। 7 इयर्स वार इन यूरोप। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, यह इसका कारण था बच्चों, 7 इयर्स वार। और इस वार में ब्रिटिश, फ्रेंच, ये दोनों सरकारें आमने सामने थी। तो 7 इयर्स वार यूरोप में दोनों सरकारें आमने सामने थी। और आपको बताएं कि इसको लेकर इंडिया में भी लड़ बैठे। लेकिन आपको बताएं, डुप्ले के स्थान पर, डुप्ले के स्थान पर गाडेहू के अपॉइंट किया गया था। गाडेहू अपॉइंट किया गया था, ये कार्यवाहक था। और गाडेहू के स्थान पर, गाडेहू के स्थान पर अगर आप देखें तो इसके स्थान पर काउंट लाली को भेजा गया था। तो काउंट लाली 1756 में फ्रेंच गवर्नर बनकर भारत पहुंचा था। काउंट लाली फ्रेंच गवर्नर बनकर इंडिया पहुंचा। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप अवश्य पूछिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल यूरोप में 7 इयर्स की वार के कारण स्टार्ट हुआ था। और यह वार इंडिया में आ पहुंचा बच्चों। इंडिया में काउंट लाली 1 साल की यात्रा के बाद पहुंचा और आते ही उटपटांग काम करने लगा, चूंकि उसको कुछ पता भी नहीं था। तो काउंट लाली से ज्यादा डुप्ले को सारी चीजें पता थी। डुप्ले बच्चों काफी एक्सपीरियंस होल्डर था इंडिया के बारे में। काउंट लाली भेज करके गलती किया। अगर डुप्ले होता तो हो सकता थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जीत भी सकता था। लेकिन काउंट लाली नया नया था इंडिया में, इसको इंडिया के बारे में कुछ पता भी नहीं था। आते ही उटपटांग काम करने लगा। इसने क्या किया, काउंट लाली ने हैदराबाद से बुस्सी के अंदर 1 लाख सेना हैदराबाद में रखी गई थी। 1 लाख सेना के साथ बुस्सी को हैदराबाद से बुला लिया। जैसे ही बुस्सी हैदराबाद से साउथ की तरफ अपनी सेना लेकर आया, वैसे सलावत जंग ने ब्रिटिश कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हो चुका था। चूंकि फ्रेंच 1 लाख सेना के साथ बुस्सी वहीं डटा हुआ था। तो जब तक बुस्सी हैदराबाद में 1 लाख सेना के साथ तैनात था, तब तक हैदराबाद का नवाब या निजाम अंग्रेजों के समीप नहीं गया। जैसे ही बुस्सी 1 लाख सेना लेकर ट्रावंकोर के राजा पर अटैक कर दिया था। ट्रावंकोर केरल के पास, ट्रावंकोर के राजा के ऊपर फ्रांसीसियों का 56 लाख रुपया बकाया था। काउंट लाली ने सोचा कि पहले 56 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम इससे एक सेना तैयार कर लेंगे और फिर अंग्रेजों को यहां इंडिया में जवाब देंगे। लेकिन ना तो काउंट लाली ट्रावंकोर के राजा से 56 लाख रुपया ले पाया और ना ही दोबारा हैदराबाद पर कब्जा जमा पाया, क्योंकि हैदराबाद का निजाम सलावत जंग अंग्रेजों की अधीनता में चला गया था। तो बच्चे आते ही काउंट लाली ने एक के बाद एक गलत नियम एडॉप्ट करने लगा, जिसका रिजल्ट यह था कि काउंट लाली अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। तो बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद से सेना बुला लिया और जैसे बुस्सी के नेतृत्व से सेना आई, वैसे ही सलावत जंग
सलावत जंग एक्सेप्टेड ब्रिटिश सवरेंटी। सलावत जंग ने ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार कर लिया था। सलावत जंग, चूंकि बुस्सी के अंडर में जो 1 लाख सेना थी, बुस्सी को बुला लिया गया था, वाज हेल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू अटैक ऑन ट्रावंकोर। ट्रावंकोर के राजा के ऊपर 56 लाख रुपया बकाया था। तो बच्चों, इस तरह बुस्सी को हैदराबाद से बुलाया गया कि ट्रावंकोर पर अटैक करें, ट्रावंकोर पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया गया था। तो यहां पर 56 लाख रुपया बकाया था। सोता है 56 लाख रुपया मिल जाएगा तो हम अपनी एक विशाल सेना तैयार कर फिर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रावंकोर का राजा खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में था, पैसा नहीं दे पाया। तो ना तो माया मिली, ना ही राम मिले, अर्थात ना तो हैदराबाद को दोबारा कैप्चर कर पाया, ना ही ट्रावंकोर के राजा से 56 लाख रुपया प्राप्त कर पाया। इस तरह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से मात खाने लगी। बच्चों, आपको बताएं 1760 में बैटल ऑफ वांडी वॉश, वांडी वॉश की लड़ाई, वांदी वास की लड़ाई 1760 में वांदी वॉश की लड़ाई। अब आप देखिए, वांडी वॉश यह है तमिलनाडु में, वांडी वॉश तमिलनाडु में। इस लड़ाई में आपको बताएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, फ्रेंच सेना काउंट लाली के नेतृत्व में इस लड़ाई में, वांदी वॉश की लड़ाई में, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। इस लड़ाई से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया था। फ्रेंच कंपनी कुल मिला के इंडिया में 1760 में ही हार गई थी। लेकिन आपको बताएं, यूरोप का 7 इयर्स वार 1763 तक चला था। 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध पीस ऑफ पेरिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? 1763 के पीस ऑफ पेरिस के द्वारा, यानी पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि, इसके द्वारा यह बिटवीन ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच हुआ था। तो इस समझौते के द्वारा ब्रिटिश और फ्रांस सरकारों ने 7 इयर्स वार को समाप्त कर दिया और एक दूसरे के साइट जो यूरोप में कैप्चर किए थे, जैसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के तमाम क्षेत्रों पर कब्जा किया था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के उन क्षेत्रों को लौटा दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट के तमाम क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। इंडिया में भी इसी संधि का पालन किया गया था। तो बच्चों, इस संधि का पालन भारत में भी किया गया था और इस संधि के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पौंडीचेरी लौटा दिया था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था। पौंडीचेरी, माही, जिंजी जो साउथ में क्षेत्र थे फ्रेंच कंपनी के, वे लौटा दिए गए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वे किलेबंदी ना करें।
तो पीस ऑफ पेरिस के द्वारा फ्रेंच साइट्स साउथ इंडिया में लौटा दिए गए, लेकिन किलाबंदी करने से मना कर दिया। इस तरह फ्रेंच कंपनी ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में केवल पौंडीचेरी अपने पास रखा। आपको बताए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास केवल पौंडीचेरी बचा, केवल पौंडीचेरी। फोर्ट लुइस था ना, यहां पर फोर्ट लुइस था, बाकी सारा क्षेत्र इनसे छीन लिया गया था और यह 1954 में फ्री हुआ था। फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी 1954 में फ्री किया था। सो बच्चों, इस तरह से यह 3 आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष हुआ था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर यह आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कंपनी की जीत और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार के कारण क्या थे, तो कई कारण थे। पहला कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो अपना डिसीजन इंडिया में इंडिपेंडेंटली ले सकती थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। डिसीजन लेने के लिए उसको फ्रांस की सरकार का इंतजार करना पड़ता था, महीनों लग जाते थे डिसीजन लेने में। जब तक फ्रेंच गवर्नमेंट डिसीजन ना ले तब तक यहां कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। तो एक तो अंतर यह था कि ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, सरकार का उस पर नियंत्रण था। जबकि ब्रिटिश कंपनी पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कंपनी व्यापार में जो प्रॉफिट होता था, ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापार के प्रॉफिट का 25% ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया करती थी, जबकि फ्रेंच गवर्नमेंट सरकारी कंपनी थी। और दूसरा अंतर, ब्रिटिश कंपनी का ट्रेड इंडिया में प्रॉफिट में था। ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार पर ज्यादा फोकस किया था। ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि अगर भारत का व्यापार, भारत की अर्थव्यवस्था उसके आसपास आ गई तो ऑटोमेटिक वो पॉलिटिकल पावर को गेन कर लेगी। जबकि फ्रेंच कंपनी पॉलिटिकल पावर गेन करने का प्रयास कर रही थी कि हमारे पास अगर भारत की पॉलिटिकल पावर आ गई तो इकोनॉमिक ट्रेड तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बच्चों, आपको बताएं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना प्रॉफिट व्यापार में इंडिया में कमा रही थी कि अपनी सरकार फ्रेंच गवर्नमेंट को वह लोन दे रखा था। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना प्रॉफिट कमा रही थी कि अपनी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन दे रखा था। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कंपनी इंडिया में इतना प्रॉफिट कमा रही थी कि अपनी ही सरकार को लोन दे रखा था, जबकि फ्रेंच कंपनी का व्यापार इंडिया में लॉस में था, वह सरकार से लोन ले रखा था। अर्थात सरकार के लोन पर फ्रेंच कंपनी इंडिया में चल रही थी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट फ्रेंच कंपनी का अधिक था, ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट कम था, इसलिए ट्रेड लॉस में था। अब कोई चीज सरकारी हो जाए तो उस पर लोग काम कहां करते हैं ना, भ्रष्टाचार करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं, पर्सनल ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंच कंपनी में पूर्ण रूप से करप्शन था, चूंकि फ्रेंच गवर्नमेंट की कंपनी थी, कोई काम नहीं करना चाहता था। तीसरा एक कारण और है। कौन सा कारण है? लॉर्ड डुप्ले, फ्रेंच कंपनी का गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव से कम डिप्लोमेट था। अर्थात कुल मिला के रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेटिक चाल के द्वारा ही सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले को मात दिया था। तो कुल मिला के रॉबर्ट क्लाइव ज्यादा डिप्लोमेट था। किसके मुकाबले में? डुप्ले के मुकाबले में। तो डिप्लोमेसी भी काम आती है। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में कई स्ट्रॉन्ग सेंटर थे, जैसे मद्रास था, बंगाल था, है ना, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, 3 स्ट्रॉन्ग सेंटर ब्रिटिश कंपनी के पास थे। अगर किसी 2 सेंटर पर पुर्तगाल फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता तब भी एक सेंटर बच सकता था। अर्थात जैसे बॉम्बे, मद्रास पर अगर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया तब भी उनके पास कलकत्ता बचा था। जबकि आपको बताएं कि फ्रांसीसियों के पास पौंडीचेरी था, कलकत्ता भी था, माही, जिंजी, करेक्कल, ये छोटे छोटे सेंटर आसपास में थे और इतने स्ट्रांग भी नहीं थे। इन सेंटर्स को एक समय में कब्जा किया जा सकता था,
चूंकि ब्रिटिश फोर्सेस तीनों जगह थी, बॉम्बे में थी, मद्रास में भी थी, कलकत्ता में स्ट्रांग नेवी पावर थी। तो इस तरह से बच्चों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार का, फर्स्ट में हार गई थी, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 2 से हारी, 2-1 से फ्रांसीसी हारे। तो फ्रेंच कंपनी की हार का मेन कारण अगर आप देखें तो खुद डुप्ले भी था। डुप्ले स्वयं उसके लिए जिम्मेदार था। तो आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश कंपनी अगेंस्ट फ्रेंच कंपनी, तो मेन कॉज वाज दिस दैट कि ब्रिटिश कंपनी was in profit making company while French company was in loss making. British company had 3 strong centers in India, Calcutta, Bombay, Madras, while French East India Company had not such a strong centers in India. Robert Clive was more diplomat than Dupleix. British East India Company was a private company which could take decision in India at any time independently. While French East India Company, it was a government company. It couldn't take decision in India independently. For decision, French East India Company was dependent on French government, and the decision from French government it come hardly 3 to 4 months to come to India, unless the governor of French in India couldn't take any decision in itself. So this was the major problems for French East India Company. तो जो भी है बच्चे, फ्रेंच यहां हार गए, ब्रिटिश जीत गए। अब ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में हराने वाला कोई नहीं था, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर अपना दबदबा कायम रखा, चूंकि इंडिया एक बड़ी कॉलोनी थी। ठीक है ना। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको बताया है 3 एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में।